बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग बच्चों? ठीक ठाक जी। चैप्टर 9 है हमारा, हम पढ़ रहे हैं प्रीवियस लेसन से और आज हमारा लेक्चर नंबर है 97। इट्स लेक्चर नंबर 97। और बच्चों प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ लिया था ट्रांसपायरेशन, opening and closing of stomata, then significance of transpiration. Transpiration is the loss of water from plant surface in the form of vapors. This loss may occur through stomata, through cuticle or through lenticels which are present on the epidermis, on the stems, woody stems. ठीक है, 90% पानी जो है प्लांट्स का वो वेस्ट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ, विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बहुत सारा पानी एवेपोरेट होता रहता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के ज़रिए से होती है। ओपनिंग्स हैं, दीज आर द स्पेशलाइज्ड ओपनिंग्स present in the frequently in the epidermis of leaf, and some stems also have these stomata. तो बच्चों स्टोमेटा कैसे ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं? स्टोमेटा दिन के वक्त खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। दिन के वक्त इन ओपनिंग्स को, बेसिकली स्टोमेटा क्या हैं? पोर्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं विच आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स। बेसिकली स्टोमेटा के खुलने और बंद करने को कंट्रोल करते हैं ये गार्ड सेल्स, और बदले में ट्रांसपायरेशन होती है। यानी कि जब ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को खोलेंगे तो ट्रांसपायरेशन होगी, और जब ये गार्ड सेल्स स्टोमेटा को बंद कर देंगे तो ट्रांसपायरेशन रुक जाती है। दिन के टाइम पे ये गार्ड सेल्स टर्जिड रहते हैं, टर्जिड लाइक टू बीन शेप सेल्स, और उनकी जो एंड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और जब वो टर्जिड होते हैं तो स्टोमेटा को खोल देते हैं, और जब वो फ्लेसिड हो जाते हैं या पानी उन सेल्स, गार्ड सेल्स में से निकल जाता है, तो उस वक्त वो फ्लेसिड होने की वजह से जो उनके दरमियान में ओपनिंग होती है लाइक दिस, यहाँ पे मैं बता भी देती हूँ, इस तरह से ये दो गार्ड सेल्स हैं और इस तरह से मिले होते हैं। जब ये टर्जिड होते हैं तो इस फॉर्म में होते हैं, और जब ये फ्लेसिड हो जाती हैं तो इनकी इंटरनल वॉल्स जो कनकेव होती हैं वो फ्लेसिड हो जाने की वजह से मिल जाती हैं, लेकिन जब ये टर्जिड होते हैं तो इस तरह से होते हैं। तो कहते हैं कि दिन के टाइम भी ये इसलिए भी टर्जिड रहता है क्योंकि इसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन हाई रहती है। सॉल्यूट क्या क्या हैं? वो पोटासियम आइंस हैं। पोटासियम आइंस कहाँ से आते हैं? एपिडर्मल सेल से इन गार्ड सेल्स में आ जाते हैं और गार्ड सेल्स की सॉल्यूट कंसंट्रेशन को हाई कर देते हैं। सेकेंडली वहाँ पर गार्ड सेल्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस भी होती है, ग्लूकोज भी बनता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन दिन के टाइम पे ज़्यादा रहती है, इसलिए पानी भी इन सेल्स की तरफ आता रहता है। लेकिन रात को जब डे लाइट ख़त्म हो जाती है, सनलाइट ख़त्म हो जाती है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पानी स्टे नहीं करता और सेल्स बिकम फ्लेसिड। फिर हमने कहा था एट द एंड हमने बात की थी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की। तो ट्रांसपायरेशन की इम्पॉर्टेंस तो ये है कि इट इज़ अ नेसेसरी इवन, ये बहुत ज़रूरी अमल भी है कि प्लांट्स में होता भी है, अनअवॉइडेबल भी है, लेकिन पोटेंशियली हार्मफुल है। हार्मफुल भी है ये उस वक्त जब पानी की कमी है, तो ये प्रोसेस प्लांट लाइफ के लिए सरासर नुकसानदेह है। सबसे पहले हार्मफुल इस सेंस में हम कहेंगे ड्यूरिंग द ड्रॉट। ड्रॉट कहते हैं खुश्क साली को, या जब एनुअल रेनफॉल कम है, सॉइल के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कम है, तो उस वक्त पानी जब प्लांट्स को नहीं मिलेगा, बहुत थोड़ा पानी है और वो भी ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से लॉस्ट हो जाएगा, तो प्लांट सेल्स डेसिकेट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, टर्गर प्रेशर रहेगा ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता विल्टिंग हो जाएगी, मुरझा जाएंगे और उसके बाद वो
उनकी डेथ भी हो सकती है एट द एंड, अगर बहुत सीवियर शॉर्टेज हो जाए पानी की। उसके बाद बेटे इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे कि ट्रांसपायरेशन फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि हमने ऊपर कहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नुकसानदेह भी है और फ़ायदेमंद भी है। फ़ायदेमंद इस तरह से कि ये जब ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट सरफेस से तो एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है। सेकेंडली ये कि जब ट्रांसपायरेशन होती है तो सरफेस ऑफ प्लांट बिकम वेट, लीफ सरफेस वेट हो जाती है और उस वेट सरफेस से गैसियस एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसके बाद बेटे तीसरा इसका बेनिफिट ये कि ये ट्रांसपायरेशन पुल डेवलप करता है, जिसकी वजह से पानी ज़मीन से रूट से एरियल पार्ट्स तक मूव करता है। नाउ द टॉपिक इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमने ये तो पीछे लेसन में पढ़ लिया है कि प्लांट्स वाटर कैसे इनटेक करेंगे फ्रॉम सॉइल, ठीक है बेटे, विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। और फिर वहाँ से अब आज का जो टॉपिक है हमारा कि रूट की जाइलम से प्लांट की लेंथ तक पानी कैसे ऊपर चढ़ेगा, दैट इज़ नेम्ड एज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कहते हैं कि कई सालों तक इस मैकेनिज़्म के ऊपर काम किया गया, बहुत सालों तक द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ रेज्ड टू बी कंसिडरेबल हाइट, यानी पानी कहाँ तक जाता है, इसके लिए कहते हैं बहुत सारे प्रोसेस स्टडी किए गए, लेकिन उनमें से जिस मैकेनिज़्म ने सबसे इफ़ेक्टिवली इसको एक्सप्लेन किया दैट वाज नेम्ड एज कोहेजन टेंशन थ्योरी। कोहेजन टेंशन थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी water and dissolved substances and dissolved salts are carried by xylem. According to this theory, the force which the force which carries water and salts upward through xylem is transpirational pull, According to this theory, the force which carries water and salts upward through xylem is transpirational pull, and this transpiration creates a pressure difference. Transpiration creates a pressure difference that pulls खींचता है वाटर अपवर्ड थ्रू रूट्स,
बच्चों कभी आपने एक वाटर पाइप देखी हो और उसको कनेक्ट कर लें नीचे एक टैप के साथ और उस पाइप को किसी हाइट तक ऊपर ले जाएं, तो जब तक वाटर का प्रेशर नहीं होगा वाटर विल नॉट मूव इनसाइड दैट पाइप, ठीक है ना। पानी का प्रेशर कम होगा तो पानी ऊपर तक नहीं चढ़ेगा। अब यही मेन कंसर्न है आज का हमारा कि पानी प्लांट्स के अंदर जाइलम में ऊपर कैसे जाता है, ठीक है, कैसे ऊपर चढ़ता है। ये तो हमें पता है कि जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कोहेजन टेंशन थ्योरी की डेफिनेशन है ये, द फोर्स विच कैरीज water and salts upward through xylem is transpirational pull. Transpiration creates a pressure difference that pulls water upward through the roots. जी, अब हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन पुल कैसे पानी को ऊपर लेके जाने में मदद करता है। व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन पुल? इस डेफिनेशन को कंसिडर करने के लिए पहले हम ट्रांसपायरेशनल पुल को देख लेते हैं। बच्चों, जब प्लांट की सरफेस से, लेट्स सपोज के उसके लीफ से, ये उसके एक लीफ को मैं इंडिकेट कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये उसकी रूट्स हैं। वाटर जो है वो कहाँ से मूव करके आया? रूट से शूट में, और शूट से ये लीफ में आया। जब लीफ के अंदर पानी आता है तो ये ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन होगी जब वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वाटर विल एवेपोरेट। तो यहाँ पर जब ये वेपर इन इंटरसेलुलर स्पेसेस से निकलेंगे, थोड़ा सा पानी लीफ की सरफेस से ट्रांसपायर होगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर इनसाइड द मेसोफिल सेल्स वाटर की कंसंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, पानी की मिकदार कम हो जाएगी, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स जो इनसाइड द लीफ हैं, जो लीफ के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, वो मेसोफिल सेल्स कोशिश करेंगे कि वो जाइलम से पानी को खींचना शुरू करें, ठीक है। लीफ की जाइलम से पानी को लेने की कोशिश करेंगे, उस वहाँ से ड्रॉ करेंगे पानी को। अब बच्चों, जब लीफ के जाइलम में से पानी जाएगा टुवर्ड्स द लीफ मेसोफिल, तो यहाँ पर एक पुलिंग फोर्स जनरेट हुई है। ये पुलिंग फोर्स एक खिंचाव की कुव्वत, दिस इज ड्यू टू द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की वजह से, ड्यू टू ट्रांसपायरेशन यहाँ पर पुलिंग फोर्स डेवलप हुई है। ड्यू टू ट्रांसपायरेशन a pulling force is generated। खींचने की एक फोर्स डेवलप हुई है, is generated throughout the xylem, और ये पूरे के पूरे जाइलम में ये फोर्स जा रही है। ये खींचने की जो कुव्वत है ये क्या करेगी कि लीफ की जाइलम जो है वो स्टेम की जाइलम से पानी को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ड्यू टू दिस ट्रांसपायरेशनल पुलिंग फोर्स, ड्यू टू दिस पुलिंग फोर्स। और फिर ये पुलिंग फोर्स जो है वो रूट की जाइलम तक पानी को ऊपर लाने में मददगार साबित होगी। बच्चों, ये पुलिंग फोर्स ही ट्रांसपायरेशनल पुल है, ठीक है, जो यहाँ पर जब लीफ की सरफेस से ट्रांसपायरेशन थोड़ी सी होती है तो जब मेसोफिल सेल्स उनको पानी को कमी को पूरा करने के लिए लीफ की जाइलम में से पानी लेंगे, तो लीफ की जाइलम जो होगी वो स्टेम की जाइलम से पानी को ड्रॉ करेगी। ड्यू टू दिस
पुलिंग फोर्स, ठीक है, ट्रांसपायरेशन की वजह से एक पुलिंग फोर्स डेवलप हुई है, जनरेटेड थ्रू जाइलम, जनरेटेड थ्रू आउट द जाइलम। और ये जो है दिस पुलिंग फोर्स कॉज द मूवमेंट, दिस पुलिंग फोर्स और ट्रांसपायरेशनल पुल move the water up from the roots। और यही बात यहाँ पर कोहेजन टेंशन थ्योरी में कह रहे हैं कि ट्रांसपायरेशन पुल जो जाइलम में डेवलप हुआ है उससे प्रेशर डिफरेंस आ गया ऊपर। जब पानी का प्रेशर कम हो जाएगा इन मेसोफिल सेल्स और जाइलम में पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे हाई वाटर प्रेशर है, तो जिसकी वजह से पानी जो होगा जाइलम से मेसोफिल में जाएगा और फिर लीफ की जाइलम में आ जाएगा, शूट की जाइलम से, और शूट की जाइलम से आ जाएगा। कहते हैं ये ट्रांसपायरेशनल पुल जो है वो हर वक्त रहता है, जैसे जैसे ट्रांसपायरेशन होती है वैसे वैसे ये होता रहता है। ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से ड्यू टू this transpirational pull, due to this transpirational pull, water moves also transversely। ट्रांसवर्सली से क्या मुराद है कि ये सिर्फ इसने लीफ की जाइलम से सिर्फ शूट की जाइलम, शूट से लीफ की जाइलम तक ही नहीं चढ़ना, बल्कि जाइलम के साथ जो सेल्स हैं, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, एंडोडर्मिस है, उन सब तक भी ये पानी ने मूव करना है, ट्रांसवर्सली भी मूव करेगा। ठीक हो गया बच्चों? ये ट्रांसपायरेशनल पुल है जो कि पानी को तमाम सेल्स तक पहुंचाएगा। एंड द पुलिंग ऑफ this pulling force is maintained throughout the plant cells due to 3 different reasons। 3 different reasons हैं जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द reasons for transpirational pull, for the creation of transpirational पुल। 3 बड़ी रीजंस हैं बच्चों। पहली रीज़न, अब मैं यहाँ पे जाइलम की एक ट्यूब आपको शो कर देती हूँ। इंटरनली आप ये देख लो कि ये एक जाइलम ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 2 जाइलम दिखाई हुई है इस तरह से, इन दिस वे। तो बच्चों यहाँ पर जाइलम का डायमीटर बहुत नैरो है। वाटर इज हेल्ड, पहली रीज़न है वाटर इज हेल्ड। पानी कहाँ पे पाया जा रहा है? इन जाइलम। वाटर इज हेल्ड इन अ ट्यूब। ये एक ऐसी ट्यूब है that has small diameter, ये इसका डायमीटर अगर आप चेक कर लें तो स्मॉल डायमीटर है, जाइलम का डायमीटर बहुत स्मॉल है। वाटर मॉलिक्यूल्स एडहियर, वाटर मॉलिक्यूल्स adhere
to the wall of xylem, to the wall of xylem. थर्ड जो फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स एक तो अडहेयर फोर्स है, दूसरी कोहेयर विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। बच्चों, तीन चीज़ें इस ट्रांसपायरेशनल पुल को जनरेट करने की वजह बन रही हैं। एक तो ये कि डायामीटर इसका नैरो है, जाइलम का डायामीटर नैरो है, ठीक है, आप देख रहे हो बहुत कम है, जिसकी वजह से पानी यहाँ पे बहुत तंगी के साथ मूव करता है। इफ़ दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जब ऊपर जा रहे हैं, आपको ये तो पता है ना, जाइलम में पानी के मॉलिक्यूल्स ने ऊपर की तरफ जाना है, तो ये जाइलम के अंदर जब पानी मूव कर रहा होता है तो जाइलम की दीवारों के साथ एक ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ने पे मजबूर हो जाता है। यानी कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जाइलम की दीवारों के साथ क्या है, अडहेयर फोर्स रखते हैं। अडहेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स जब दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं इन दिस वे, दिस वन इज द कोहेयर फोर्स। ये क्या है, कोहेयर फोर्स। कोहेयर फोर्स जो होती है, कोहेयन है और एडहेयन है। कोहेयन एंड एडहेयन, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। एडहेयन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जाइलम की दीवारों के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो गई है, दैट इज़ एडहेयन। और पानी के मॉलिक्यूल्स का पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ कोहेयन। इन तीनों फोर्सेस की वजह से, नैरो डायामीटर ऑफ जाइलम और एडहेयन और कोहेयन की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैव अ टेंशन। उस टेंशन की वजह से ये पानी मूव करता है एक अनब्रोकन कॉलम की सूरत में। अनब्रोकन कॉलम यानी कि ये मुसलसल चढ़ता है रूट से शूट की तरफ और शूट से ये जा रहा है लीफ की तरफ, ठीक है बेटे। ड्यू टू दिस अनब्रोकन कॉलम, पानी किस तरह से मूव करेगा, एक कॉलम की सूरत में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। और ये नहीं कि थोड़े से टाइम के लिए ऐसी मूवमेंट होगी और बाद में रुक जाएगी, नहीं, बल्कि मुसलसल पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा इन अ कॉलम। ड्यू टू दीज फोर्सेस देयर इज़ अ टेंशन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है और शॉर्ट में भी ये इस तरह से आता है। शॉर्ट में कोहेयन टेंशन थ्योरी पूछी जाती है, देन ट्रांसपायरेशनल पुल की डेफिनेशन है। आपने ट्रांसपायरेशनल पुल की डेफिनेशन, कोहेयन टेंशन थ्योरी आपने सेकंड पैराग्राफ पूरा मार्क करना है और थर्ड पैराग्राफ में ट्रांसपायरेशनल पुल नेक्स्ट पेज तक एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पर रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल ये भी पूछी जाती हैं शॉर्ट में, व्हाट आर द रीजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रांसपायरेशनल पुल। तो आपको ये तीन रीजंस बतानी होंगी कि पानी जाइलम के अंदर है, जो जाइलम जो है वो छोटा है, नैरो है। उसके बाद बेटे वाटर molecules adhere to the wall of xylem, water molecules cohere with each other। यहाँ पर उन्होंने xylem vessels के साथ तीन forces दिखाई हैं, एक तो xylem diameter narrow है, दूसरा adhesion force है, तीसरी cohesion है। इन तमाम tensions की वजह से, इन सब forces की वजह से पानी के अंदर एक tension होती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर चढ़ता चला जाता है, कॉलम की सूरत में, एक लाइन की सूरत में मूव करता है। दिस इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। चलें अब उसको देखते हैं हम। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
तो हमें ये पता है फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल इन प्लांट्स, फ्लोएम is responsible for food transport, in plants। जी बच्चों, फ्लोइंग फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड क्या है? फूड इज ग्लूकोज, और ये तैयार कब होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फूड इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये प्रिपेयर होती है एंड some food is utilized during respiration। मेनली फूड ग्लूकोज है जो कि फोटोसिंथेसिस में तैयार होती है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो यूटिलाइज होता है, इस्तेमाल होता है रेस्पिरेशन में, एंड द रिमेनिंग फूड is converted into sucrose। सुक्रोज की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है एंड देन ट्रांसपोर्टेड, फिर उसको दूसरे हिस्सों तक भेज दिया जाता है। ये तो आपको पता है कि लीफ वो मेन जगह है या ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो रिच ग्लूकोज रखते हैं। लेकिन बच्चों याद रखिएगा, ग्लूकोज जो है एक छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का, और ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है तेज़ी से, इसलिए इसको जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको पहले प्लांट सुक्रोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब बच्चों जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए आपने कोहेजन टेंशन थ्योरी पढ़ी, इसी तरह फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड हमारे पास मैकेनिज़्म है प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म। फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो मैकेनिज़्म है, द मैकेनिज़्म for the transport of food, the mechanism explained named as pressure flow mechanism। क्या नाम है इसका? pressure flow mechanism। pressure flow mechanism क्या कहता है? According to this mechanism, food moves from source to sink, सोर्स टू सिंक। अब सोर्स क्या चीज़ है और सिंक क्या चीज़ है? इस मैकेनिज़्म का ये कहना है कि फूड या सुक्रोज जो है हमेशा एक ऐसी जगह से जाएगा दैट इज़ नेम्ड एज सोर्स। सिंक, सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स मे बी एन एक्सपोर्टिंग ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन जो कि
एक्सपोर्ट करना जा रहा है, फूड को भेजने जा रहा है, लाइक लीफ एक्सपोर्टिंग ऑर्गन हो सकता है, और स्टोरेज एक ऐसा ऑर्गन हो सकता है जो जिसने फूड को स्टोर किया हुआ है। एक्सपोर्टिंग मीन्स जो कि बना रहा है, या फिर ऐसा ऑर्गन जिसने स्टोर की हुई ऑलरेडी, उसके पास सुक्रोज ढेर सारी है और वो दूसरे पार्ट्स को भेज रहा है। वाइल सिंक में क्या हो सकते हैं? सिंक में बी एनी पार्ट। सिंक में कौन कौन से पार्ट्स आ जाएंगे? एक्टिव मेटाबॉलिज्म वाले एरियाज ऑफ एक्टिव में बी एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म, एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म मीन्स कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उनको ज़रूरत है। यंग लीव्स हो सकते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स हो सकते हैं कोई भी प्लांट के, जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, दैट विल एक्ट एज सिंक। सोर्स वो हैं जो या तो फूड को बना रहे हैं या जिन्होंने स्टोर की हुई है और जिनके पास फूड बहुत ज़्यादा है। और एक्टिव मेटाबॉलिज्म करने वाले एरियाज भी सिंक हो सकते हैं, और स्टोरेज भी। अब स्टोरेज सोर्स भी है और सिंक भी है। यस, ये इसको हम देखते हैं। आप इसको इस एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप ये समझ लो कि ये लीफ है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, ठीक है बेटे। और ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बने। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बनने के बाद these are converted into सुक्रोज। सुक्रोज एक डाइसेकेरॉइड है, ठीक है। ये ग्लूकोज है और जब ये कन्वर्ट हो गया है सुक्रोज में, यहाँ पर मैं एक ट्यूब दिखाने जा रही हूँ आपको जाइलम की और एक फ्लोएम की। ये जाइलम और फ्लोएम लीफ के अंदर भी है, शूट के अंदर भी है, ठीक है बेटे। और आप ये समझ लो कि इसके साथ ही यहाँ पर दिस इज़ द जाइलम, और ये जाइलम के अंदर क्या चीज़ है? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है बेटे। और यहाँ पर लीफ विल एक्ट एज सोर्स। सोर्स क्यों है? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और आप ये समझ लो कि ये एक रूट है, दैट इज बीट रूट, चुकंदर की रूट है, जो अभी फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज एक्टिंग एज सिंक, एंड दिस लीफ ऑफ द बीट रूट विल एक्ट एज सोर्स। सोर्स हर उस जगह को कहेंगे जो कि सुक्रोज या ग्लूकोज रिच है, ठीक है। या तो वो रिच इसलिए कि उसने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से खुद तैयार किया है, या वो रिच इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसने स्टोर किया हुआ है, ठीक है बेटे। अब सोर्स या लीफ में से ये सुक्रोज मूव करेगा टूवर्ड्स द फ्लोएम, टूवर्ड्स द फ्लोएम। अब किस मैकेनिज्म के ज़रिए से मूव करेगा? दिस इज फ्लोएम, दिस इज जाइलम, and this phloem and xylem are present inside the leaves. लीफ के मेसोफिल सेल्स जब उसको तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर फ्लोएम के अंदर ये जो लीफ है जहाँ पे ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बना है, लेकिन यहाँ से फ्लोएम की तरफ मूव करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद है ना बच्चों आपको? Active transport is the movement of molecules from low concentration to high, क्योंकि फ्लोएम जो है यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को ऑलरेडी रखे हुए है। अब जब फ्लोएम मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आएंगे, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स आएंगे, सुक्रोज आ गया, उसके साथ ही बेटे क्योंकि सोल्यूट कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल्स भी जाइलम से आ जाएंगे।
अब यहाँ पर वाटर का बहुत अहम रोल है इनसाइड द फ्लोएम। ये इस फूड को, सुक्रोज को, यहाँ पर एक प्रेशर फ्लो जो है ये बिल्डअप होगा, जिसकी वजह से ये सुक्रोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल मूव फ्रॉम द फ्लोएम, और फिर ये फ्लोएम से मूव करके ये चले जाएंगे टुवर्ड्स द सिंक। अब ये सिंक की तरफ आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करके बाहर आ जाएंगे। वाटर के निकलने की वजह से यहाँ पर जो फूड है दैट इज अगेन सुक्रोज अगेन मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे अनलोडिंग होगी। सुक्रोज यहाँ पे अपलोडिंग हुई है, भरा है सोर्स ने फ्लोएम के अंदर, और फ्लोएम उसको वाटर की हेल्प से कैरी करेगा टुवर्ड्स द सिंक, और फिर ये सुक्रोज अनलोड होगी, यानी यहाँ पर दोबारा इसको फ्लोएम में से भेजा जाएगा टुवर्ड्स द सिंक, और सिंक में ये अगेन अनलोडेड होगी बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से इसको अनलोड किया जाएगा। ठीक है बेटे, बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए हो रही है, अब हम कहने को तो ये कह सकते हैं कि ये सोर्स जहाँ पे ग्लूकोज रिच पाया जा रहा है, सुक्रोज बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, लेकिन फ्लोएम क्योंकि ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो फ्लोएम ने कैरी करना है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन को, इसलिए फ्लोएम के अंदर कंसंट्रेशन हाई होगी, तो उन सॉल्ट्स को, उन सुक्रोज को कैरी करना उसके लिए आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर सोर्स जो है लीफ है, और लीफ से जब ये बीट रूट के पास आएगा तो ये बीट रूट जो है बच्चों फर्स्ट सीजन में सिंक है, और फिर ये दूसरे सीजन में ये अगेन सोर्स बन जाएगा। जब ये ढेर सारा सुक्रोज स्टोर कर लेगा, जब इसमें बहुत ज़्यादा सुक्रोज स्टोर हो जाएगा, इट विल एक्ट एज सोर्स। ठीक है, और ये सोर्स दूसरे टाइम पर किसी भी एक्टिव मेटाबॉलिक रीजन्स को, किसी रूट ट्यूबर को, किसी ग्रोइंग स्टेम को या लीफ को, किसी भी पार्ट को, इस सुक्रोज को जो इसने स्टोर किया होगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, ये उसको वहाँ तक पहुँचाएगा। You can see here कि xylem is a moving in one way direction। xylem जो होता है वो one way direction क्या है कि पानी ने हमेशा xylem में ऊपर की तरफ ही जाना है। ठीक है, xylem क्या कैसे काम करता है? वन वे डायरेक्शन में काम करता है, वन वे डायरेक्शन, राइट बच्चों। जबकि फ्लोएम जो है इट मूव्स इन टू वे डायरेक्शन। टू वे डायरेक्शन हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ्लोएम ऑलवेज कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू वर्ड्स एनी अदर पार्ट, बल्कि रूट से ऊपर की तरफ, रूट भी तो एक स्टोरेज ऑर्गन हो सकता है, क्योंकि उसने जब ढेर सारी फूड स्टोर कर लेगा इट ऑल्सो एक्ट एज सप्लायर, तो ये सोर्स भी बन सकता है। इसलिए दूसरे टाइम पे फूड को फ्लोएम में से नीचे से ऊपर की तरफ भी तो मूव करना के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए फ्लोएम जो है टू वे डायरेक्शन में काम करता है। ऊपर से नीचे भी फूड आ सकती है और नीचे से ऊपर में भी फूड चली जाती है। सो दिस इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसमें आपने प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म पढ़ा है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज़्म कहता है कि फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ मूव करती है। फूड हमेशा सोर्स से सिंक की तरफ। सोर्स क्या है? कोई एक ऐसा एरिया जिसमें बहुत ज़्यादा सुक्रोज है। कैसे? वो या तो क्या हो सकता है, कोई एक्सपोर्टिंग ऑर्गन हो सकता है या स्टोरेज हो सकता है। एक्सपोर्ट करने वाला हो सकता है, यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेस ऐसा हो रहा है फोटोसिंथेसिस का जिसकी वजह से उसमें फूड है, या फिर उसने स्टोर की हुई है जिसकी वजह से वो दूसरों को देने के काबिल है। और सिंक्स जो है वो एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या फिर वो स्टोर करके स्टोरेज के लिए ढेर सारी फूड को रखना चाह रहे हैं, इसलिए फूड वहाँ पे मूव कर रही है। और याद रखिएगा, लोडिंग और अनलोडिंग दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से होगी यहाँ पर। ठीक है बेटे, ये था आज का आपका लेसन। आज आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ लिया है, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।